यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्लास है काइनेमेटिक्स के ऊपर। आज का की क्लास में भी मैं आपको उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ जो आईआईटीज़ में एनालिटिकल वे में पूछे गए हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप है। यहाँ पर उसका पूरा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ता है बिफोर अराइविंग एट द फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने से फ़ायदा क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जो ऑलरेडी आपके पास थ्योरेटिकली जो प्रैक्टिस किए, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसे अप्लाइड एस्पेक्ट में भी चेक कर लूँ कि मेरा जो भी थ्योरेटिकली समझा हूँ वो सही है या नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको बहुत मजबूती आती है। चलिए वन बाय वन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये रहा हमारा इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, आईआईटी 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस क्या कहता है ज़रा ध्यान से देखिए। ये कहीं ना कहीं आपका मोशन से रिलेटेड है, ईजी क्वेश्चंस है। ए ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कहता है ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बॉय स्टैंडिंग समवेयर इन ए ट्रेन एंड ही थ्रोज ए स्टोन रिलेटिव टू द ट्रेन। ही थ्रोज ए स्टोन और ए बॉल रिलेटिव टू द ट्रेन विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर समझने की बात ये हो गई कि सपोज कीजिए कि अगर ट्रेन की स्पीड ए है तो बॉल की स्पीड क्या होगी? बॉल की स्पीड वो ए तो होगी ही होगी उसी डायरेक्शन में, प्लस एक्स्ट्रा इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप डिफरेंस लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं, तो दोनों तरफ का ए कैंसिल हो जाता है। तो पहली बात ये हो गई। मतलब ये क्या हो गया कि द बॉय इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग ट्रेन एंड ही थ्रोज द बॉल 10 मीटर पर सेकेंड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। सिंपल सी बात है कि अब ये जो आपने बॉल को फेंका, वो बॉल क्या आ जाएगा? ग्रेविटी के एक्सीलरेशन में आ जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आ गया, और वो अपना नॉर्मल पाथ को ट्रेवल करेगा। कितना उसकी रेंज हो सकती है, तो आप रेंज निकाल लेंगे फॉर्मूला से, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि वो जितना रेंज था उससे कम ही बॉय दौड़ता है और बॉल को कैच कर लेता है। जरा अजूबा बात को देखिए। कहता है कि जितना रेंज को वो फेंका, मान लीजिए वो 10 मीटर आगे गिरा, तो वो कुछ ही दूर दौड़ता है और देखता है कि वो बॉल को कैच कर लेता है उसी हाइट में जिस हाइट पर उसे फेंका गया था। प्रश्न है कि ये कैसे संभव हो गया? आपने रेंज तो दूर फेंका और आपने मेकअप कर लिया, उसको कुछ ही देर में पकड़ लिया। तो इसका मतलब है ट्रेन में जो स्पीड थी, जो ट्रेन में जो एक्सीलरेशन थी, उसका यहाँ पर यूज हुआ। अब ट्रेन का रिलेटिव एक्सीलरेशन तो बॉय और रिलेटिव वेलोसिटी बॉय और ट्रेन का तो सेम है। इसका मतलब दोनों का रिलेटिव तो जीरो हो जाएगा। तो वो अब किस चीज़ से आगे बढ़ा होगा? ट्रेन एक्सीलरेट भी करता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, ट्रेन एक्सीलरेट्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल वे। फर्स्ट फाइंड द रेंज। आइए फर्स्ट फाइंड द रेंज, ये मानते हुए कि आपका ट्रेन को सपोज कर लो कि रिलेटिव स्पीड जीरो है, बॉल के रिस्पेक्ट में या पर्सन्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया ये। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो व्हाट इज दिस रेंज? ये तो हम लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर अगर यू की बात कीजिए तो 10 है, 100 हो जाएंगे। साइन 2 थीटा की बात कीजिए तो साइन 120 डिग्री हो जाएंगे, दैट इज √3/2। एंड जी की बात कीजिए तो 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 5√3। 5 इंटू 1.7 दैट इज 8.5। रफली इसकी वैल्यूज को हम लोग 8.5 मान सकते हैं। दिस इज द रेंज। अब क्या हो गया इस पूरे प्रोसेस में कि लड़के ने दौड़कर कवर कर लिया है 1.15, तो बाकी जो डिस्टेंस होगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा। वो रेंज के बराबर क्या डिस्टेंस हो जाएगा? वो लड़का जो दौड़ा दैट इज 1.15 मीटर, प्लस ट्रेन उसको मेकअप करेगी कितना डिस्टेंस? लेट अस सपोज इट इज एक्स डिस्टेंस है जो ट्रेन अपने एक्सीलरेशन से इसे मेकअप करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन विथ एक्सीलरेशन ए। अब आ जाइए यहाँ पर, तो 1.15 हो गया। स्टार्टिंग को क्या मानेंगे ट्रेन का? लेट अस सपोज ट्रेन हैज इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रिलेटिव में तो जितना बॉल के पास था उतना ही तो ट्रेन के पास था, तो रिलेटिव तो 0 ही हो गया। अब एक्स्ट्रा कौन मेकअप करेगा? ट्रेन की एक्सीलरेशन है, वो कितना हो जाएगा? हाफ ए एंड टी स्क्वायर। ये बात को हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज द वैल्यूज ऑफ। अब ये प्रश्न है, तो इसे यहाँ तक गिरने में कितना देर तक लगता है टाइम? वो टाइम को अगर हम लोग निकाल लें तो उस टाइम की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकते हैं, ताकि उतना ही देर में उसको दौड़कर पहुँच जाता है।
तो यहाँ पर आ जाइए, इस इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब टाइम की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। कैसे मैं टाइम को निकालूंगा? ये यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना देर लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ 2u के जगह पर 10, साइन थीटा के जगह पर साइन 60 डिग्री एंड जी के जगह पर 10। ऑब्वियसली 10 गेटिंग कैंसिल, 2 √3/2 साइन 60 इक्वल टू √3/2 दैट इज √3 सेकेंड। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गए। अब आपके पास आ गए, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ये कितने आ गए? 1.15 प्लस हाफ प्लस a इंटू 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगी। दिस इज आई कॉल सेकेंड इक्वेशन। इसको निकालने के बाद मैंने वहाँ पुट किया। नाउ दीज टू रेंज आर इक्वल, क्योंकि ये दौड़ा हुआ रेंज और उसका एक्स्ट्रा जो ट्रेन खींचती है प्लस बॉल का जो अपना गिरने का जो रेंज हो गया वो सब बराबर हो गया। अब इक्वेट कर दीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 1.15 प्लस 1.5 मस्ट बी इक्वल टू 8.5। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 8.50 तो ये वैल्यू आ जाएंगे 7.35 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट लगभग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन का नमूना पेश हो रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटीज़ के ऊपर सॉल्व होगा। समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में जहाँ एक्सीलरेशन इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये उससे थोड़ा सा हट कर है, इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए कब पूछा गया था? IIT 2000 में पूछा गया था। एनालिटिकल क्वेश्चन था और ये 10 मार्क्स का था। इसका मतलब ये हो गया कि ये कम से कम आपके पास टाइम था एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, हाफ एन आवर था, क्योंकि ये उस समय ये लॉन्ग क्वेश्चन आया करते थे, ऑब्जेक्टिव का समय नहीं हुआ करता था। यस, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देख सकते हैं 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हुआ करता था। अब ये क्या है कि कहता है कि देयर इज ए ट्रॉली एंड ऑन दिस ट्रॉली देयर इज ए पॉइंट ए विच इज ए फिक्स टू द ट्रॉली, और उस समय इसकी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? एक्स एक्सिस में 3 मीटर है और वाई एक्सिस में 1.25 मीटर। समझ में आ गया? यस। नाउ दिस ट्रॉली मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम t इक्वल टू 0। जब टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो वह 1.5 मीटर स्क्वायर से ट्रॉली चलते हैं। इसका मतलब पॉइंट ए भी उसके साथ मूव करेंगे, और ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अलोंग द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। करेक्ट। नाउ समल्टेनियसली एट द टाइम t इक्वल टू 0, अभी जैसे ये ट्रॉली स्टार्ट किया एक्सीलरेशन से, ठीक उसी समय a stone is thrown with a speed u, of course in a vertical directions, so that after a certain interval of a time it strikes the trolley and the point A, but not directly, but coming when it is coming in a reverse direction, that is when it has reached to the top and then it changes the direction। और ये कौन ऑब्जर्व करता है? It has been observed by a stationary person standing on a ground। ये देख रहा है, स्टेशनरी पर्सन्स होंगे यहाँ पर जो ग्राउंड पर होंगे, वो क्या देखता है कि ये जो स्टोन है वो उसके रिटर्न जर्नी में उस पर स्ट्राइक करता है। और ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है? लेट अस सपोज इट स्ट्राइक्स विद v वेलोसिटी। हमने क्या माना कि v वेलोसिटी है। तब इसमें एक एंगल दिया हुआ है कि द सेम स्टोन स्ट्राइक्स द ट्रॉली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज जी। हाँ, यहाँ पर आप मान सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल टाइम एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड लेट अस सपोज दिस इज जी 10 ही ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मेक्स द कैलकुलेशन इजी। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या कहता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि उस स्टोन को किस स्पीड से फेंका गया। डायरेक्शन नहीं पूछा, हालांकि डायरेक्शन भी आपके पास आ जाएगा, और किस टाइम पर स्ट्राइक करता है, दैट इज द पॉइंट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई दो मोशंस में हो तो बेहतर होता है कि आप उसे रिलेटिव मोशन के अप्रोच को समझें, क्योंकि जेई में एक कस्टमरी हो चुका है, एक रूटीन ड्यूटी हो चुका है कि दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज़ का मोशंस दिखाया जाता है और वह रिलेटिव से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये भी प्रक्रिया रिलेटिव वेलोसिटी का है। कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर
particle A which is attached to the trolley is just fixed or it is an observer observing the stone coming to this। तो उन्होंने क्या देखेगा, यस अब क्या हो जाएगा, ये स्टोन उससे टच करता है, तो ये तय बात हो गया कि ये स्टोन को इससे अगर टच करना है तो व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशंस, इन दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन क्या है, x कोऑर्डिनेट में sx 3 मीटर है एंड y कोऑर्डिनेट में इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 1.25 मीटर है। मतलब जिस जगह पर स्ट्राइक करना है उसकी कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट sx और sy दिया हुआ है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कंसीडर रिलेटिव मोशन विथ ए एज ऑब्जर्वर को रख लीजिए। अब अगर ये रिलेटिव मोशन निकाल रहे हैं तो आप दो मोशंस को निकाल लीजिए। इस डायरेक्शन में क्या ले लीजिए, लेट अस सपोज इसको यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया, एक ux ले लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को uy ले लीजिए। सो देयर आर टू अननोन, एक ux हो गया और uy। अगर ux और uy की वैल्यू आ जाएगा तो आपका u निकल जाएगा, ये आपका हो गया। एंगल क्या है अभी रहने देते हैं क्योंकि हमने ux और uy डायरेक्ट लिख लिया। यस, अब ये जहाँ पर टकराया है वो वेलोसिटी क्या है, vx और vy है। तो सडनली अब हम लोग इसकी ux और uy का देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे कवर करते हैं। ये वाले को, ये डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में 3 मीटर है और रिलेटिव स्पीड क्या है, ये ट्रॉली जस्ट स्टार्ट किया है तो a क्या ले लेंगे, पॉइंट का 0 ले लीजिएगा क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ले लिया, ux हो गया। आगे sx डायरेक्शंस के लिए, sx के लिए व्हाट इज द u रिलेटिव, किसका लेना है, रिलेटिव मोशन में a विथ रिस्पेक्ट टू मोशंस ऑफ स्टोन, ये लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग क्या लेंगे, मोशन ऑफ स्टोन, इसको सफिक्स एस कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए ले लीजिए। तो इसी में आते हैं एसएक्स डायरेक्शन में किसका लेना है, स्टोन का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट से लेना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले क्या हो जाएगा ux_t। तो ux की वैल्यू लेंगे तो रिलेटिव लेना है, कौन से लेंगे, पहले एस ए का होगा, स्टोन का होगा और तब आपके पास ए पॉइंट का होगा। तो व्हाट इज द एस का इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना, दिस इज ए ux। तो ux एक आ गया। इसी डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी ua है जो कि 0 है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया, एस डायरेक्शन में। मैं क्या लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए, मैं लिया us विथ रिस्पेक्ट टू a, किसके लिए लिया, x के लिए लिया। तो ये क्या हो जाएगा, v ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले u का रिलेटिव ले लीजिए। तो ये रिलेटिव क्या हो गया, us माइनस ua। us के जगह पर ux है और ua के जगह पर 0 है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या लीजिएगा, sx इक्वल टू होता है u प्लस हाफ आप पुट कीजिए, ax रिलेटिव लीजिए। यहीं पर इसकी खासियत है, प्रोजेक्टाइल होता तो ax इक्वल टू 0 हो जाता, यहाँ प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो ax लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, ax मस्ट बी रिटेन एज x डायरेक्शन में। a किसका लेंगे, जैसा कि बताया गया पहले स्टोन कर लेंगे माइनस a ट्रॉली या a पॉइंट कर लेंगे। a स्टोन क्या है 0, क्योंकि x डायरेक्शन में ग्रेविटी में है मोशन, तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी में होने के कारण उसका 0 हो जाएगा। और ये वाला एक्सेलरेशन क्या है 1.5 है, तो दिस इज ए 1 पॉइंट, मतलब x इक्वल टू माइनस 1.5। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, माइनस 1.5 और t माना कि उसे टच करने में t समय लगता है, तो वो t² हो गया। यहाँ तक आपका इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, sx की कोऑर्डिनेट पर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ऑल टाइम गिवन 3 मीटर, तो ये 3 आ जाएगा। इस डायरेक्शन में जा रहा तो ये पॉजिटिव भी होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ux आपका अननोन है, ये आपको टारगेट करना है, और ये कितना हो जाएगा 0.75 t²। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन फाइंड द y डायरेक्शंस में भी। y डायरेक्शंस में आप कौन सा लीजिएगा, ये हाइट लीजिएगा, तो sy लीजिए। sy भी रिलेटिव किसका लेंगे, स्टोन एंड a पॉइंट का लेंगे। चलिए इसका भी ले लीजिए। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले स्टोन का तब a पॉइंट का। रिलेटिव वेलोसिटी y डायरेक्शन में uy है, बेहतर है आप uy ले लीजिए। इसका क्या है, y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है कंपोनेंट, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर भी हमारा t छूट गया था, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारा t देना था, 1 मिनट।
एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा रिलेटिव के लिए। चूँकि यहाँ पर भी हम लोग लेंगे तो उसी फॉर्मूला का पुट करें, यू वाई माइनस जीरो इंटू टी, यहाँ तक का हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस हाफ, यस आ जाइए, इंटू, आइए किस डायरेक्शंस में आप ले रहे हैं, इस डायरेक्शंस में। इस डायरेक्शंस का एक्सीलरेशन क्या है स्टोन का, आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में जी डायरेक्शन से, और इसका क्या है आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो रिलेटिव स्पीड लिए। पहले किसका लीजिएगा, स्टोन का। स्टोन का रिलेटिव किस साइड है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव है, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। चूँकि वाई डायरेक्शन में इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मैंने इसको लिया। अब ये क्या हो गया, एस वाई के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1.25 यू वाई, ये टारगेट है हमारा, निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, यू वाई टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो जाएगा। दो चीज़ आपके पास आ गया। अब इस दो इक्वेशन में जरा हम और आप डिस्कस करते हैं क्या क्या अननोन है, क्या ये मेरा सॉल्व हो जाएगा इससे। यहाँ देखिए, एक यू एक्स नहीं जानते हैं, एक यू वाई नहीं जानते हैं, और एक टी नहीं जानते हैं, तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 3 अननोन्स है। इक्वेशन कितना है, 2 है, तो उसी समय समझ लीजिए कि ये आंसर नहीं आने वाला है। यू नीड ए सेपरेट थर्ड इक्वेशन। अब वो थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको हिट नहीं कर रहा है, तब हम इसे डायरेक्ट वी वाई और वी एक्स से डिवाइड करके हम सीधे लिख देते, वैसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न जर्नी में ये इससे 45 डिग्री पर टकराता है। अब यहाँ से मैं खोजने की कोशिश करूँगा कि थर्ड इक्वेशन कैसे निकल जाए। आइए मैं थर्ड इक्वेशन को ढूंढता हूँ यहाँ से। थर्ड इक्वेशंस के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप tan 45 लीजिए इस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से, तो दिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल ऐसे करते हैं, ये 45 है, ये वाला आपके पास वी वाई है और ये वी एक्स है, और ये 45 है, वाई नेगेटिव और वी पॉजिटिव, और ये 45 डिग्री है। tan 45 लीजिएगा तो क्या हो गया बच्चे लोग, माइनस वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स के बराबर हो जाएगा। याद नाउ, अब वी एक्स का हमारा ज़रूरत है, तो इसको पहले ऐसे ही लिख लीजिए, व्हाट इज ए वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वी वाई। ओके, वेरी फाइन। अब वी वाई को लिखिए, क्या में आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यू एक्स के टर्म पर, वी वाई यू वाई के टर्म पर क्या लिख सकते हैं, वी वाई कौन सा है, आप सीधे एक पार्टिकल को लिखिए, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखिएगा, माइनस लिखिए। v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस जी टी। यू किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लीजिए। आइए वी वाई के जगह पर यू वाई, ये वी वाई है, अब मैंने इसे लिखा यू वाई माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस जी लिखिए। और कितना देर की बात करना है, टी समय। मैंने क्या किया, इंटेलिजेंटली वी एक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वी वाई और वी एक्स दोनों बराबर हो गया यहाँ पर, तो वी एक्स की जगह पर हमने वी वाई की वैल्यू को, वी वाई को यू वाई में कन्वर्ट करके हमने कन्वर्ट कर दिया वी एक्स को। अब हमारे पास टारगेट आ गया, बेहतरीन टारगेट आ जाएगा। दूसरा टारगेट क्या आ जाएगा बच्चे को, कि व्हाट इज ए वी एक्स। अगर वी एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, इसको भी अगर कैलकुलेट कीजिए तो व्हाट इज ए वी एक्स, तो सिंपल इट इज ए यू एक्स। क्यों यू एक्स आ जाएगा, कि आपने इस स्टोन को फेंका है, किस वेलोसिटी से फेंका है, यू एक्स से फेंका है इनिशियल में, तो ये यू एक्स आ जाएगा। इसलिए अगर हम लोग tan 45 की वैल्यूज़ कहें तो यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, वी एक्स के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, इस जगह पर ये वी एक्स के जगह पर यू एक्स पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास यू एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस यू वाई एंड जी टी आ गया। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। अब मैं तीसरा इक्वेशन इसका नाम दे देता हूँ। तीसरा इसलिए नाम दे दिया कि आपके पास अननोन में कौन कौन है, एक बार फिर से चेक कीजिए। पहला वाला में क्या था, यू एक्स टी, दूसरे वाले में था यू वाई, 3 अननोन थे, और यहाँ पर यू एक्स यू वाई तो पहले से ही पता और टी पहले से ही उसी अननोन है, तो अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, योर मैटर इज फाइनली ओवर है। यहाँ पर भी यू आई और यहाँ पर भी यू आई है, इसको इलिमिनेट करें, मतलब यू आई की वैल्यूज़ को इसके यू आई में 3 में पुट कर दें, मतलब 3 इक्वेशन को 2 में पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे में 1.25 इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई के जगह पर पुट कर दे तो क्या पुट कर देंगे, जी टी माइनस यू एक्स, जी टी माइनस यू एक्स, ये हो गया इंटू टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, -5t² है, पुट कर दीजिए 5t²।
इससे क्या हो गया, मैंने टारगेट कर लिया, UI को डिलीट कर दिया, अब हमारे पास UX से बच रहे हैं और T बच रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा माइनस UXT और ये हो जाएगा प्लस GT² एंड माइनस 5T²। इसको सॉल्व करें बाबू लोग, क्या हो जाएगा 1.25 माइनस UXT और ये 10 मान लें तो 10T² माइनस 5T², तो दिस कम्स आउट टू बी अगेन 5T²। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया और आपके पास एक पहले से ही है, ये वाला इक्वेशंस को भी ध्यान दीजिए, 3.0 UXT है, तो इसको भी ज़रा टारगेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 3.0 इक्वल टू UXT एंड माइनस 0.75T², माइनस 0.75T²। इसको ज़रा सा अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो गया 4.25 और इधर कितना हो जाएगा 50. Yes, this is 4.25 and T². This 4.25, 4.25, therefore T equal to 1 second. So after how much time does it collide? ये आपके पास आ गया T equal to 1 second. अब आपका टारगेट क्या है कि आप ऑल अदर टर्म्स को आप एक एक करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि अगर आप T की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिएगा बच्चे लोग, क्या आ जाएगा तो UI आ जाएगा। यहाँ से हम लोग UI को टारगेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, T की वैल्यूज़ को आपको क्या पुट करना है 1 सेकेंड। यहाँ पर आइए, हम किसके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज UI। अब ये UI की वैल्यू कितना आ जाएगा, T की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिएगा तो 1.25 अब प्लस 5, तो 1.25 एंड प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक आपके पास आ गया UI। अब हमारे पास क्या है, UX को टारगेट करना है। UX को लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से टारगेट कीजिए, व्हाट इज ए UX, नीचे से कर लीजिए UX इक्वल टू यहाँ से कर रहे हैं बच्चे लोग, तो माइनस पुट करते हैं। उसके बाद क्या कहता है UI की वैल्यू क्या है 6.25 है, जैसा गया, माइनस GT, G की वैल्यू को 10 पुट कीजिए और T की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, माइनस माइनस 10 हो जाएगा, 10 में से 6.25 गया, दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। ये किस डायरेक्शन में हो गया, UX हो गया, मतलब ये I डायरेक्शन में हो गया, UY हो गया, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में J है। अब आपसे यही ना पूछा व्हाट इज ए U, तो U की वैल्यू क्या हो गया 3.75 I प्लस 6.25 J मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली हमारा 3 ही इक्वेशन था और उसी 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं आंसर तक पहुंच गया। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चंस है, IIT 1990 में पूछे गए थे। क्या क्वेश्चंस कहते हैं, ए हैवी बॉक्स, यू कैन सी दिस इज ए हैवी बॉक्स, इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन। ये डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करते हैं एट एन एंगल थीटा, जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है उसकी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है। ओके, नाउ देयर इज ए पॉइंट P from where a projectile is thrown with respect to the box with the initial velocity u, making the angle alpha with the directions of the incline या plane of the box, जो according to picture में देख रहे हैं। अब ये क्या करता है, it hits the a point q that is also within the box। अब ये क्या कहता है कि what is PQ distance, ये निकालना है, what is a PQ with respect to the box, ये कितना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a। नाउ देयर इज ए पॉइंट, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पर है तो डाउन द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा बनाता है तो व्हाट इज द इंक्लिनेशंस अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस प्लेन को x मान लूँ और इस प्लेन को 1 मिनट के लिए परपेंडिकुलर टू दिस y मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक y मान लूँ, तो इस प्लेन पर एक्सेलरेशंस ax कितना हो जाएगा, किसका, ये जो बॉक्स का है, दैट इज g साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया, मैंने इसको यूँ करके दिखा सकते हैं कि ये बॉक्स का एक्सीलरेशन हो गया g साइन थीटा, और ये जो पार्टिकल जो फेंके गए हैं उसका भी, चूँकि हमको कौन सा रेंज निकालना है, PQ इंक्लाइंड रेंज निकालना है ना, इसलिए इंक्लाइंड डायरेक्शन में अगर उस पार्टिकल का या बॉल का या स्टोन का जो भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट किया है उसका डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन निकालना है, तो वो भी कितना हो जाएगा, g साइन थीटा। What is the acceleration of the stone that is thrown from the point P, इस डायरेक्शन में लेंगे तो g साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि g तो इस डायरेक्शन में ऐसे लगता है ना, तो इसकी एक कंपोनेंट g साइन थीटा हो गया, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर,
ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो दिस इज जी कॉस थीटा। सो द पार्टिकल हैज ए टू डिफरेंट एक्सीलरेशन, एक हो गया जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन, जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया। सो अब आपको ये पूछा गया फाइंड द पी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। अब आप आ जाइए, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। अब आपको दो एक्सीलरेशंस कर लीजिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले एक्स डायरेक्शन में लीजिए। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, स्टोन का भी जी साइन थीटा और इसका भी जी साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स फ्रेम इज इक्वल टू 0। वाई इट इज 0, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, जी साइन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा जी साइन थीटा, चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को इसको आप माइनस ले लीजिए, तो ये जी साइन थीटा माइनस ऑफ जी साइन थीटा, ये दोनों की वैल्यूज को आप कंसीडर कीजिए एंड दिस आउटकम ऑफ टू बी 0। तो ये एक्सीलरेशन 0 हो गया। क्या y की भी डायरेक्शन 0 होंगे? y का देखिए, इस ट्रॉली का क्या कोई y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है? आप देख सकते हैं ट्रॉली इज इंक्लाइन, लेकिन ये स्टोन तो आसमान में चला जाएगा और तब ये गिरेगा, मतलब स्काई से, इसका मतलब इस डायरेक्शन में है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज y डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को मैं y कह रहा हूँ और इसके ही डायरेक्शन को, y डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन ए वाई किसका, स्टोन का, और ये इक्वल टू जी कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये पॉइंट आता है कि इसका रेंज कितना होगा, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टोन सो थ्रोन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इसको इंक्लाइन को आप हॉरिजॉन्टल ट्रीट कीजिए, जिसमें एक्सीलरेशन जी के बदला जी कॉस थीटा है। तो आपका इक्वेशंस होता है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन, व्हाट इज 2, दैट इज 2, व्हाट इज थीटा, थीटा की जगह पर अल्फा फेंकें, हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला डिवाइडेड बाय जी। तो जी के जगह पर आपके पास इफेक्टिव कितना बचा है, जी तो आपके पास इंक्लाइन के परपेंडिकुलर यही जी बचा हुआ है, तो जी कॉस थीटा है, तो जी के जगह पर आप जी कॉस थीटा निकालेंगे, तो यही रेंज आ गया। और इसी रेंज को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज ए पी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स फ्रेम। तो सिंपल सी लॉजिक क्या हो गया भाई, जितना एक्सेलरेशन बॉक्स का जा रहा है डाउनवर्ड, उतना ही एक्सेलरेशन स्टोन का भी जा रहा है डाउनवर्ड। जिस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम x मानते हैं, तो x डायरेक्शन में इसके पास कोई भी नहीं हो गया। अब इसी बॉक्स को आप ऐसे पलट कर देख लीजिए, आपको ज़्यादा सहूलियत होगा अगर आप इसी बॉक्स को ऐसे प्लॉट करके देख लीजिए। यहाँ से आपने स्टोन फेंका, ऐसे गिरा, इस डायरेक्शन में देयर इज ए नो एक्सीलरेशन, ax 0 हो गया। एंड व्हाट इज ए वाई एक्सीलरेशन, क्योंकि हमको तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही लेते हैं ना, तो ये ए वाई एक्सीलरेशन इस स्टोन पर कितना लग रहा है, दैट इज जी कॉस थीटा, और यही जी कॉस थीटा वैल्यू, मतलब इसको अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा फिगर को समझ सकते हैं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। अब अगर सिंपल आप समझिए कि जो हम लोग जनरल केस को ट्रीट किया करते हैं उसमें रेंज क्या लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 2 अल्फा हो गया और जी के जगह पर जी कॉस थीटा हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सेकेंड पार्ट कहता है कि इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन और सो कॉल्ड बॉल थ्रोन इज 0, कौन 0 देखता है, एज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। यहाँ पर देखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 0, किसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल। अब इसको नहीं कहते हैं ग्राउंड को, इसको हम लोग कह रहे हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल। तो इस दिशा में कोई भी इसका मोशंस पार्टिकल का नहीं होगा, तभी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। किस फ्रेम से देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम, जहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इसी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर बना लीजिए ताकि हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। ये देखिए आपके पास वो स्टोन है और स्टोन को किस एंगल पर फेंकें, यहाँ से बॉक्स से हट के चेक कर लेते हैं, यू स्पीड से फेंकें और ये एंगल आपके पास अल्फा एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल थीटा। अब इसका काम कीजिए कि आप इसके दो वेलोसिटी ले लीजिए, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लीजिए और इस टाइम इसे वर्टिकल मान लीजिए। ये अल्फा है, ये थीटा है बच्चे लोग, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और यू से फेंके गए तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस, गेस कर लिए, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। और ये यू वाई क्या होगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए, यू वाई इक्वल टू यू साइन दैट इज अल्फा प्लस थीटा। ये दो कंपोनेंट्स आ गए। ये किसका हो गया, दिस इज नथिंग बट स्टोन। तो स्टोन दाहिने तरफ कितना स्पीड से जा रहा है, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा। लेट अस सपोज
box has velocity at that time v, जो आपको टारगेट करना ए भी को बताना है। तो v में भी इसका कैसा ग्राफ बन जाएगा ये भी चेक कर लीजिए। ये स्पीड बॉक्स का किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। दिस इज द बॉक्स, हमने पॉइंट कर दिया बॉक्स को ताकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम में एनालाइज करने में बनेगा। इस डायग्राम में हो गया बच्चे लोग, और ये वाला कौन सा एंगल हो गया, थीटा हो गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा है तो v cos थीटा हो जाएगा। अब बॉक्स किधर जा रहा है, देखिए बच्चे लोग, बॉक्स लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा से जा रहा है, और वो जो स्टोन को जो थ्रो किया गया है वो कितना जा रहा है, u cos अल्फा प्लस थीटा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है। तो तय बात है कि अगर ये बायां तरफ का और दाहिना तरफ का दोनों स्पीड को जोड़ा जाए और वो अगर जीरो हो जाए तो तय बात है कि वो अपनी जगह पर ही रह जाएगा। मतलब इफ़ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वेलोसिटी आर इक्वल तो आपका पार्टिकल वहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू u cos अल्फा प्लस थीटा। सो व्हाट इज दिस v वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, v cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, एंड सो दिस इज योर आंसर। मैंने इसमें क्या लिया है, यहाँ पर दो बात को ध्यान में दिया। भाई जो स्टोन है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, और उसी ट्रॉली को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिए। कब, जबकि ट्रॉली का स्पीड v था और उस समय फेंका गया है। तो एक बात होगा, उस स्टोन को क्या क्या स्टेज बनेगा, एक ट्रॉली उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे ले जाएगा, और जो आपने जो मोमेंटम या स्पीड दिया वो उससे आगे ले जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल दिशा में दो वेलोसिटी हो गया, ट्रॉली पीछे कर रहा है और आपके द्वारा फेंका गया कंपोनेंट आगे कर रहा है। अगर वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया तब तो वो स्टोन अपनी जगह पर रह जाएगा, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज योर आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो आपने प्रोजेक्टाइल में अब तक 2 डायमेंशन देखा था, ऐसे क्वेश्चंस में आपको IIT JEE ने 3 डायमेंशन से भेंट करा दिया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशंस में भी अगर प्रोजेक्टाइल आता है तो आप बेहतरीन ढंग से अप्रोच करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें कोलिजन्स का भी इस्तेमाल किया गया है कि प्रोजेक्टाइल में कोलिजन्स भी हुआ है, किसी सस्पेंडेड बॉडी से हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का भी एप्लीकेशंस हुआ। तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल में मैं आपको कह सकता हूँ कि 4 डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। पहला, वेक्टर्स, जिसे हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के द्वारा कह सकते हैं। दूसरा, एनालिसिस ऑन ए 3D प्रोजेक्टाइल, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर प्रोजेक्टाइल है। एंड द लास्टली, कोलिजन्स विथ एनर्जी। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल 1 by 1 करना है। क्या कहता है कि यू कैन सी दिस इज ए ट्रॉली। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स एंड ट्रॉली है विच इज़ ए मूविंग अलोंग एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखिए, मैंने इस ट्रॉली को दिया हुआ नहीं था एग्जाम में क्वेश्चन, मैंने अपने हिसाब से इसे विजुअलाइज किया और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए मैंने भी एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया। जो आप देख सकते हैं, दिस ट्रॉली इज ए मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और ये जो 2 आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज ए नथिंग बट ए व्हील। तो आपने एक्स देख लिया, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पीछे के पोर्शंस कौन डायमेंशन बचेंगे, एक वाई डायमेंशन बचेंगे और एक जेड डायमेंशन। अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपके ठीक सामने से कोई अगर गुजर जाए, सामने अगर एक्स हो तो उसका फ्रंट फेस आपके पास क्या बचेगा, दैट इज ए वाई एंड जेड। तो वाई हॉरिजॉन्टल हो गया, आप ये देख सकते हैं, एक्स एंड वाई बोथ आर हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज ए हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स एक्स इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता है। तो एक्स एंड वाई बोथ आर हॉरिजॉन्टल, एंड जेड एक्सिस आप देख सकते हैं, इसे आप के दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द वर्टिकल एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाई है तो इससे आप जे ट्रीट करेंगे, और एक्स को आप कौन सा ट्रीट करें, आई ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ वेक्टर की जरूरत पड़ रही है। अब क्या है, कहता है कि ये स्टोन इज ए थ्रोन। ये देख सकते हैं, स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन सच दैट इट मेक्स फ्रॉम द वर्टिकल, जेड एक्सिस से 30 डिग्री बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही कंसल्ट करना है। इसका 30 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री, एंड इट हैज़ बीन थ्रोन विथ ए इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर कट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये निकालना है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी को मैं क्या लूँगा, वाई डायरेक्शन में लूँगा, इसलिए व्हाट इज ए यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, तो 6 cos 60। अब ये चूंकि जे डायरेक्शन का, इसलिए मैं वेक्टर में जे दे देता हूँ। cos 60 हाफ होता है, तो दिस इज 3j। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 3j वाई डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल है।
जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यू जेड, यू जेड आप लेते हैं तो 6 cos 30 हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि वो 30 डिग्री है तो 6 का आ जाएगा 3 एंड √3 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 √3/2, 2 से ही कटेगा 6, 3 √3। अब ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, दैट इज ए के, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब इसके अतिरिक्त एक और वेलोसिटी है इनिशियल, चूंकि ये बॉल जो है आपके ट्रॉली में रखे और ट्रॉली लगातार एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए यहाँ पर 3D प्रोजेक्टाइल होने का पूरा इशारा कर रहा है। तो अब कौन से डायरेक्शन में चलेगा, एक्स डायरेक्शन में, और उसकी क्या वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 एंड I वेलोसिटी हो गया। सो द प्रोजेक्टाइल इनिशियली मूव्स विथ वेलोसिटी, अगर ये कहा जाए कि पूरे प्रोजेक्टाइल का स्पीड क्या है, तो दिस इज 4I plus 3j and of course 3 √3k. They all are considered to be the positive. Of course meter per second you can take consider. यहाँ तक तो आ गया। Now what is the velocity of the same particle when it reaches to the top? इस पोजीशन पर पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो टॉप पर वेलोसिटी के लिए हम लोग उसकी वेलोसिटी को 0 ले लीजिए टॉप का, बाकी ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस का कितना हो जाएगा, बोले टॉप पर आने पर vz क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसी टॉप पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा टॉप पर। तो आप जानते हैं कि टॉप पर का वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल खत्म होता है, हॉरिजॉन्टल एज इट इज रह जाता है। क्यों कि देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या एक्सीलरेशन गाड़ी के ट्रॉली के दिशा में है, नहीं। क्या कोई एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल इस दिशा में है, नहीं। कौन सा एक्सीलरेशन लगता है 3D प्रोजेक्टाइल में, ओनली डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एट इट्स टॉप, टॉप पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर मैं P कह रहा हूँ तो उस प्रोजेक्टाइल का टॉप पर वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा, तो नहीं चेंज करने वाला कौन कौन नहीं चेंज करेगा, 4I नहीं चेंज करेगा और 3j नहीं चेंज करेगा। बाकी कौन सा 0 हो जाएगा, 3 √3 के टॉप पर 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अब आप बात कीजिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, वो स्टोन जो फेंका गया उसका कितना हो जाएगा, 4 4 + 16 + 9, दिस इज 25 रूट, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया कि उस प्रोजेक्टाइल का टॉप पर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, आप देख सकते हैं I और J डायरेक्शन में, मतलब XY प्लेन में है। तो यहाँ पर किस दिशा में है, XY प्लेन में। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। नाउ अब क्या कहता है कि ये जो आप टॉप पर जब आता है तो टॉप पर आने के बाद वह एक दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल से जो एक पेड़ से लटका हुआ है उससे टकरा था। उसकी फिगर को देखिए मैंने यहाँ पर बनाया। आइए उसी के ट्रॉली की ऊंचाई पर देखिए, उसी गाड़ी की ऊंचाई पर देखिए, एक क्या कहता है, एक लंबा सा पेड़ है, उस पेड़ के सहारे एक मास लटका हुआ, उसका भी मास उतना ही है जितना कि उस बॉल का है और वह मास m का है। नाउ ये वाला जो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, इससे टकराएगा ये पार्टिकल से, और टकराने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये टकराएगा स्ट्रिंग के सहारे लटका हुआ है तो ये पार्टिकल आपका ऊपर चला जाएगा। इसलिए इस कोलिजन्स को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कैसा कोलिजन्स आता है, एक बार जरा बड़ी बेहतर ढंग से समझिए कोलिजन्स की प्रॉब्लम। अब ये टॉप पर था और ये एक पार्टिकल लटका हुआ था, बॉल ले लीजिए, इस बॉल से वो जो बॉल फेंका गया उसकी भी मास m ही है, तो m + m हो गया दोनों, और ये दोनों सट जाता है कोलिजन्स आने के बाद। ठीक है, इसकी कितना स्पीड था, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या स्पीड था, रेस्ट में था, और कोलिजन कैसा हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन्स हुआ। अब कहता है बच्चे लोग कि इस इन इलास्टिक कोलिजन्स में अगर ये इसकी लेंथ l है तो ये किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब ये ऊपर की ओर जाने में मतलब ये सर्कुलर मोशंस में ऐसे मूव किया यहाँ तक, ये लेंथ वाला पार्ट। अब ये सर्कुलर मोशंस में किया तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एट वन स्टेज। तो ये दोनों स्टोन एक दूसरे का मास कितना हो जाएगा, 2m हो गया, और यहाँ तक आ गया। इस जगह पर इसकी स्पीड कितना थी, आप देख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। हम वेक्टर में नहीं निकाल रहे, हम स्केलर में ही दे रहे हैं, जरूरत पड़ता तो वेक्टर में भी दे सकते थे, लेकिन ये 5 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों कोलाइड किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था और फाइनल हो गया। तो व्हाट इज, जब इसका इनिशियल को दोनों मास को आप टकरा लेते हैं तो व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। आइए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसका मास भी m है और उसका मास भी m है, और वह 5 रूट से टकराया था। आइए पहले क्या हो जाएगा, हम निकालते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, मास कितना है उसका, m है। तो पहला वेलोसिटी कितना था, m, और उसके पास वेलोसिटी कितना था, 5, और एक मास था, लेकिन उस सस्पेंडेड पार्टिकल या ब्लॉक या स्टोन का मास कितना था, 0 था। अब ये दोनों
अटैच हो गया। कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन्स में आप अभी से जान लीजिए कि जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों मास सट जाएगा और मूव करेगा ऑल टुगेदर, एक साथ करेगा। तो ये एक साथ इस दिशा में मूव करेगा, दोनों मास का इस ऐड कर दीजिए और वो वेलोसिटी v हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, ये मास से मास कट जाएगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल? कंबाइंड बॉल कंबाइंड कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी कंबाइंड। और ये कब की बात है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये उस समय की बात है जब कोलिजन हुआ था। चलिए, फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया। सेकंड पार्ट में बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये अगर टॉप तक पहुंचते हैं और जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये देखिए स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, तो कहता है कि यहाँ पर टेंशन 0 हो गया। टेंशन 0 होने का मतलब क्या हो गया? कि देयर इज ए नो फर्दर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। टेंशन 0 होगा तभी 0 हो सकता है जबकि इसके पास वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर क्या हो गया? टेंशन 0। टेंशन 0 का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0, और इस जगह पर आपके पास इतना ऊंचाई पर है, L लेंथ पर है। तो कहता है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ। तो अब यहाँ पर हम लोग इस जगह को लगाते हैं, क्या लगाएंगे? लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी लॉस इन ए काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस लॉजिक पर आ जाइए। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड मास equal to gain in potential energy of combined mass। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास आसानी से आप समझ सकते हैं, हाफ मास के जगह पर 2m ले लीजिए और v के जगह पर 2.5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन ऑफ द कंबाइंड मास 2.5 है। यस, अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा? इसके बाद आपके पास क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? दोनों मास को ऐड कर दीजिए, 2m g10 की वैल्यू पुट कीजिए और h की जगह पर L लेंथ हो गया। क्यों? कि भाई यही लेंथ तो ऊपर उठ के गया है ना, तो यहाँ पर इसका उसी, अगर आप हाइट पर आ जाइए तो देयर इज ए नो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट, मतलब यही हाइट ऊपर तक गया है, तो ये L हो गया। L ही निकालना है बच्चे। तो 2m से 2m मार्थ आपका कैंसिल हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा, और ये 6.25 L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.25 डिवाइडेड बाई 2, लगभग हम लोग कर सकते हैं 3.2 लिख सकते हैं मीटर। रफली वैल्यूज ले लिए, 3 जो भी ले लीजिए। हमने इस बात को ध्यान दीजिए कि हमने 9.8 नहीं इस्तेमाल किया है। अगर 9.8 लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा होगी, 3.2 के करीब, 3.3 भी आ सकता है। एंड दिस वे यू हैव डन द क्वेश्चन। यहाँ पर आप इस बात का देखिएगा कि इस कंपोनेंट का जो जेड एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट था उसकी कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होने का कारण क्या था? कि ये आपको किस हाइट पर टकरा रहा है उससे नहीं मतलब था। अगर ये देता कि किस हाइट पर जाके टकराया है ऊंचाई निकालने के लिए, तब इसकी ज़रूरत पड़ता। इसके बदला में डायरेक्ट दे दिया कि ये टकराया ही है L लेंथ पर, तो ये इसका क्या वेलोसिटी होगा। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर दिया गया है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा क्वेश्चंस को देखिए। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक किसी टावर में 2 guns आर सिचुएटेड ऑन दिस एंड बोथ द गन्स फायर विद द सेम स्पीड 5√3 per meter at an angle of 60 degree from the horizontal, and the second gun fires 5√3 meter per second in a horizontal direction। फायरिंग हो गया, लेकिन both the guns fire after a certain interval of time so that both collides in a mid air, मतलब बीच के हवा में ये कोलाइड करते हैं। तो एक बार फिर से बेहतर ढंग से समझिए। एक शॉट को लिया गया 5√3 60 डिग्री पर और दूसरे को लिया गया है 5√3 हॉरिजॉन्टली। तो ये गैप देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर गैप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? दोनों कोलाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? कि ये वाला का टाइमिंग को अगर आप t मानिए और इसको टाइम t डैश मानिए तो आपको यहाँ से आने में जल्दी ही पहुँच जाएगा, और ये तो इतना रास्ता घूम के आएगा, तो t डैश मस्ट बी सर्टेनली ग्रेटर देन t। तो अगर कोलिजन्स को लेना है तो कुछ तो इंटरवल देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इंटरवल दिया। किसको पहले फायर कर देंगे? पहले हम लोग ऊपर वाला को फायर कर देंगे और तब इसको फायर करेंगे, क्योंकि ये तो जल्दी पहुंच जाएगा और इसमें टाइमिंग क्या लगेगा? टी डैश। तो किस में ज़्यादा टाइमिंग लगेगा? टी डैश में। और किस में कम टाइम लगेगा? टी में। आपको पूछता है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम, पहली बात है। और दूसरा ये पूछता है कि वेयर डज इट कोलाइड इन ए स्पेस, दैट इज गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द
पॉइंट। इस पॉइंट का मान लीजिए कि P पॉइंट दे दिए और इसे जहाँ से फेंका गया A पॉइंट ले लीजिए और ये ओरिजिन है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस हो गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। प्रोजेक्टाइल मोशंस का, दो प्रोजेक्टाइल मोशंस को कंपेयर करना एंड यू गेट द एवरीथिंग है। चलिए मेरे साथ आप चलिए देखिए मूवमेंट मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रोजेक्टाइल को कई तरीक़ा से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का प्रयोग कीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत कम जाता है। तो इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल पहले इसको लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब इसको लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। लेट अस सपोज दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट। तो ये तय बात है कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और ऊपर से नीचे तक आने वाला का वाई, इसकी डेप्थ y ले लिए और ये x कोऑर्डिनेट में x ले लिए, तो दोनों ही एक ही जगह पर मिलते हैं। इस जगह पर हमने क्या देख सकते हैं, x गिरा, x हॉरिजॉन्टली गया और y वर्टिकली गया। चलिए लिखिए, दोनों के लिए लिखिए। सबसे पहले लिखिए प्रोजेक्टाइल 1 के लिए, प्रोजेक्टाइल किसके लिए, हॉरिजॉन्टल को लिखिए। पहले हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेशन करते हैं, हालांकि इसको बाद में फेंका गया होगा, पहले तो फेंका गया होगा जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल से ही एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखिए। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये फेवरेबल इक्वेशन होगा, जो कि 99% चांसेस है कि इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होने का, तो क्यों नहीं इसे बेहतर ढंग से याद रखें। नाउ y के जगह पर कितना गिरा, y ही रहेगा, नहीं चेंज करेंगे। x के जगह पर कितना गिरा, नहीं गिरा। अब ये प्रोजेक्टाइल, ये एंगल कहाँ से लेते थे, इस डेरिवेशन में थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेते थे। अब इस हॉरिजॉन्टल से इसका इक्वेशन क्या है, 0, इस प्रोजेक्टाइल को। तो यहाँ पर x tan 0 पुट करेंगे। ऑफ कोर्स tan 0 0 होगा, वो एक बात अलग है। ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अननोन है ना, व्हाट इज ए यू स्क्वायर। अगर यू स्क्वायर की बात करेंगे और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो 25 इंटू 3, तो दिस इज 25 इंटू 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये आपके पास हो गया। जी को 2 से काट देंगे, एक मिनट, जी की वैल्यूज 5 एक्स स्क्वायर 25, हाँ जी बाई 2 इक्वल टू 5 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और यू स्क्वायर में पूरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 0 का कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0 होता है, वैल्यू ही खत्म हो गया, माइनस 5 से ये 25 कटेगा तो 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 3 जब 15 और tan 0 का 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 15। चल यहाँ तक आ गया। मैंने इस डायरेक्शन को क्या मान लिया है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसी कन्वेंशन पर ये फॉर्मूला है। अब आप आगे बढ़िए। दूसरा क्या है, किसकी हमने लिया, पहला प्रोजेक्टाइल को लिया। दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए, उसके लिए भी आइएगा तो वही y है और उसके लिए भी वही x है, खाली इक्वेशंस में एंगल चेंज करता हुआ। फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर आइए, फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल, उस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं जो कि थोड़े लॉन्ग लेंथ, या यूँ कह लीजिए कि टॉप से होते हुए बॉटम जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टी डैश है, उसकी बात करते हैं। y तो y ही रहेगा, x के जगह पर x ही रहेगा, क्योंकि दोनों का तो सेम ही वैल्यूज गिरा है डेप्थ में। हॉरिजॉन्टल भी सेम डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकली डेप्थ भी सेम किया, तो दोनों का सेम दिए। tan के जगह पर tan 60 हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे लोग, √3 हो जाएगा। ये पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर एक बार पुनः -5 हो जाएगा, -5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यू स्क्वायर की जगह पर एक बार फिर इसको लेंगे यू स्क्वायर, तो दैट इज 25 इंटू 3 हो जाएगा, सेम चीज़ है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, 1 tan थीटा का वैल्यू tan 60 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पर आप 4 पुट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कुछ सिंप्लीफिकेशंस हो जाएगा, 5 से ये कटेगा तो 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स √3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 हो गया। ये वैल्यूज आ गया। यहाँ पर आप देखिएगा दोनों y तो सेम ही है, 1 और 2 में y का क्या अंतर है, ना तो x का अंतर है। तो इस y के जगह पर इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 15 इज इक्वल टू एक्स √3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए x सभी में कॉमन है, तो मैंने इसकी x को कैंसिल किया, इसकी x को भी कैंसिल किया और इसकी x को भी कैंसिल किया। अब ये क्या हो जाएगा,
4x/15 माइनस x/15 इक्वल टू √3। इससे आपके पास क्या होगा 3x/15, 3x/15 मतलब x/5, 3x/15 दैट इज इक्वल टू √3। इसलिए x की वैल्यू कितना हो गया बच्चे लोग 5√3 मीटर। तो एक तो आपके पास आ गया x की वैल्यू 5√3 आ गया। कैन यू फाइंड द y? यस, वाई नॉट, हम लोग y की भी वैल्यूज को ले सकते हैं। y प्लॉट कीजिए तो यहाँ पर क्या आता है y, यस y की जगह पर माइनस, माइनस तो समझ में आ रहा है x स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर 25 इंटू 3 दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा और ये कट के 5 हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस y वैल्यू? दिस इज -5 मीटर। व्हाट डज द माइनस साइन इंडिकेट? क्योंकि ये पीछे की ओर गया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेना है। दिस इज ऑल टाइम निगेटिव है डाउनवर्ड में, इसलिए -5 आया। तो पूछता है कि ये कहाँ पर कोलाइड करेगा, तो ऊपर से 5 और इधर से, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगी? x कोऑर्डिनेट तो वही रह जाएगा 5√3 है ना, और ये वाला y ऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, हमने जो इसके देंगे h हाइट कितना पर टकराएगा ये, तो 10 में से 5 घटेगा दैट इज 5 मीटर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन। आप देख सकते हैं आ गया। अब एक सवाल बच रहा अभी तक हमारे पास है कि वो टाइम इंटरवल कितना पर शॉर्ट करना चाहिए कि दोनों कटेगा। तो दोनों की वैल्यूज को निकाल लीजिए, एक t' भी निकालिए और एक t भी निकालिए, और दोनों में घटा देंगे तो मेरा गन को कितने शॉट को फायर करने में कितना लैग होना चाहिए वो टाइमिंग निकलेगा। तो सबसे पहला टाइमिंग है हॉरिजॉन्टल का टाइमिंग क्या होगा। हॉरिजॉन्टल कितना दूर मूव किया है, x इक्वल टू कितना है 5√3, और यहाँ तक आने में उसको कितना लगा t समय लगा। तो इसी डिस्टेंस को लीजिए फॉर हॉरिजॉन्टल शॉट के लिए। हॉरिजॉन्टल शॉट किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में आ जाए, यहाँ पर है फॉर हॉरिजॉन्टल शॉट x डायरेक्शन में, फॉर हॉरिजॉन्टल शॉट x डायरेक्शन। मैं क्या करूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कितना दूरी तय करना है sx, तो sx इक्वल टू हो जाएगा uxt प्लस हाफ x स्क्वायर, जी तो 0 हो जाता है। तो sx कितना किया 5√3, ux आपने हॉरिजॉन्टल में कितना से फायर किया दैट इज 5√3, एंड टाइम आपको निकालना है। सो व्हाट इज दिस टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। तो पहला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है वो 1 सेकेंड लगा इसको यहाँ तक आने में। 1 सेकेंड क्या लगा, जब यहाँ से टाइम को t से फायर किए हैं तो इसको 1 सेकेंड लगा। दूसरे को कितना देर लगेगा ये भी निकाल लीजिए, t' निकालना तो उसमें भी निकाल लीजिए। व्हाट इज x' इक्वल टू ux' एंड t'। व्हाट इज sx' कितना हो जाएगा सेम 5√3, क्योंकि कोलिजन तो सेम ही न करना है। हाँ, इसकी स्पीड कितना हो जाएगी 5√3 cos 60, तो 5√3 इंटू cos 60 इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। और t', तो t' हम निकालेंगे कितना आता है, यहाँ 5√3 कट गया। सो व्हाट इज t', 2 सेकेंड। यस, सो व्हाट इज द लैग टाइम, डेल्टा t कितना होना चाहिए, t' माइनस t। उसको 2 सेकेंड लगेगा और इसको 1 सेकेंड लगेगा, तो कितना देर में फायर करना चाहिए, 1 सेकेंड में दोनों एक समल्टेनियसली पहुंचे, एक ही जगह पर पहुंचे, इसका मतलब 1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। तो दिस इज 2 - 1 दैट इज 1 सेकेंड। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही स्ट्रांग है और आप बेहतर ढंग से कर लेते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये प्रोजेक्टाइल्स हैं और ये टावर पर कोलिजन्स का कंडीशंस है। आप देख सकते हैं IIT-JEE के 1994 में पूछा गया था और उस समय वो एनालिटिकल क्वेश्चन था, मतलब कन्वेंशनल टाइप की क्वेश्चन थी, 6 मार्क्स का था। ये काफ़ी लंबा पार्ट था ये क्वेश्चन में, और जाहिर बात है कि इसकी सॉल्यूशंस टाइम टेकिंग होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डर भी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं देयर आर 2 टावर्स, आपके सामने क्वेश्चन फोकस किया हुआ है, मेरे सामने बोर्ड पर फ्लैश किया हुआ है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन है 20 मीटर्स टावर की, और ये जो CD टावर है 30 मीटर थे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट A, a particle or a ball is thrown with velocity 20 meter per second in a horizontal direction at time t equal to 0. At the very same time t equal to 0, another ball is thrown with a velocity 10 meter per second, making an angle 60 degree from the horizontal direction. Be careful, yes. And the height of a tower is 30 meter. Next point is that कि the mass of this ball is m, यहाँ पर दिया हुआ mass of the first ball is m and the mass of the second ball is 2m। मतलब वो जो दूसरा बॉल है जो इंक्लाइन एंगल पर फेंका जा रहा है वो हैवियर मास है, ट्वाइस मास है। और ये पूरे सिस्टम क्या है कि दे आर द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन ऑन ए वर्टिकल प्लेन, मतलब
अगर प्लेन पर रहेगा तभी कोलिजन हो सकता है, और प्लेन के आउटसाइड हम चले जाएंगे तो एक इस प्लेन पर आ जाएगा और दूसरा इस प्लेन पर आ जाएगा। ऐसा कंडीशन नहीं है, ये ऑन द सेम प्लेन है। तो कहता है कि इफ़ द कोलिजन टेक्स प्लेस, अगर ऐसा है कि कोलिजन लेता है तो व्हाट मस्ट बी इट्स डिस्टेंस, ये टावर के बीच की डिस्टेंस को कहाँ होना चाहिए। तो कंडीशन दे दिया है कि देयर इज ए कोलिजन। तो अगर ये कोलिजन्स होते हैं बच्चे लोग, तो ये कोलिजन्स का कैसा साइट आता है, आप देख ध्यान से देखिए, एक ऐसे करके आएगा और ये पार्टिकल्स ऐसे करके आएगा, मतलब यहाँ पर कोलिजन्स हो रहा है। एक की मास क्या है, m है, और दूसरे की मास क्या है, 2m है, एंड दे आर मूविंग। ये नहीं है कि इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होंगे एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे। मैं 1 बाई 1 निकालूंगा इसका। कैसे निकालूंगा बच्चे लोग कि मैं इस पोजिशंस को ले लूँगा, लेट अस सपोज इट इज़ द d1 डिस्टेंस, मैं इसको d1 डिस्टेंस मान लूँगा। तो यही जगह पर आके कहाँ पर ये कोलाइड करेगा और कहाँ पर गिरेगा ये आपको निकालना है। तो मैंने ये लोकेशन निकाल लिया कि हॉरिजॉन्टल d1 डिस्टेंस पर आते हैं, तो d1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टावर्स। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको क्या बताया था कि आप जब भी बनाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी से बनाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी से बनाने का मतलब क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल में बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन, और ये जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है बच्चे? क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों ही प्रोजेक्टाइल हैं आपके, चाहे वो टावर स्मॉल से फेंका गया और टावर है। तो जिस समय रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाते हैं तो उसका केवल इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है, फाइनल स्पीड पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि जितना स्पीड उसका बढ़ेगा उतना ही उसका बढ़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव मोशन में डिफरेंस किया जाता है, वो सर्टेनली जीरो हो जाएगा। चलिए 1 बाई 1 मैं आपके सामने आता हूँ। तो अगर आपको इसको रिलेटिव करना है तो कैसे देखेंगे, मैं इस छोटा सा टावर एक बार फिर बना देता हूँ। लेट अस सपोज इट इज ए बी टावर एंड दिस इज सी डी टावर। एज पर द क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वर कौन होगा, ऑब्जर्वर ए होगा। तो दिस विल बी द ऑब्जर्वर, यहाँ पर आप ऑब्जर्वर को रखिए, और तब ये बॉल इसको कैसा आता हुआ दिखाई देगा, इस लाइन पर आता हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा। एंड लेट अस सपोज दिस मेक्स एन एंगल अल्फा, तो इसी लाइन पर उसे बॉल आता हुआ दिखाई देगा, तभी कोलिजन दिखाई देगा। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर हो गया और कोलिजन है, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये रेस्ट में आ जाता है। जो ऑब्जर्वर होता है ना बच्चे लोग, वो रेस्ट में हम लोग उसे एज्यूम कर लेते हैं। जब ये रेस्ट में और कोलिजन है तो बॉल उसको किस ओर आता हुआ दिखाई देगा, हर समय रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। यूँ नहीं है कि बॉल इधर ही जा रहा होगा, हाँ, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस ओर आएगा रिजल्टेंट। रेडी इस बात के लिए? लेट अस सपोज दिस एंगल मेक्स एन अल्फा। तो यहाँ पर अगर आप tan अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। दिस हाइट इज 30, दिस हाइट इज 20, तो दिस 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई सेपरेशन डी डिस्टेंस, 1 इक्वेशन आ गया। अब ये कोलिजन्स हुआ है तो रिलेटिव आप निकालेंगे, और ऑब्जर्वर ए है तो आप कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ C एज ऑब्जर्व बाई ए इनिशियल, किस डायरेक्शन में निकालने पहले, x डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा ये UC माइनस UA। नाउ व्हाट इज ये UC, इस दिशा में जा रहा है, x डायरेक्शन का कंपोनेंट खुद ही यही है, सॉरी उसकी कंपोनेंट लेते हैं तो कितना आ जाएगा x डायरेक्शन में, तो tan cos 60 डिग्री, tan cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ C पार्टिकल्स का। और दूसरी बात है कि ये इस दिशा में जा रहा है और दूसरा इस दिशा में आ रहा है, दोनों का रिलेटिव हमेशा एडिशंस पर आ जाएगा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। और ये फिर UA का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। हमने क्या इसमें मान लिया कि लेट अस कंसीडर दिस टू बी द पॉजिटिव एंड दिस टू बी द नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है तो U cos 60 डिग्री और ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया tan, तो 15 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 15 मीटर पर सेकेंड, ये 5 और 10, 15 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में बच्चे लोग, U रिलेटिव हो गया x डायरेक्शन में। सिमिलरली कैन यू फाइंड द U रिलेटिव इन ए y डायरेक्शन, U रिलेटिव इन y डायरेक्शन। ऑफ कोर्स कौन से ऑब्जर्वर होंगे, A इज द ऑब्जर्वर, तो यहाँ भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, UC माइनस UA लेना पड़ेगा। बी केयरफुल। नाउ व्हाट इज द UC, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए ताकि आपका पॉजिटिव साइन ज़्यादा आना पड़े। ये डायरेक्शन में लेंगे तो ये कॉस होगा तो ये साइन आ जाएगा, ऑब्वियसली tan साइन 60 डिग्री। जब वो tan cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वर्टिकल का, और ये माइनस UA बच्चा क्या होगा, इसकी कोई कंपोनेंट होगी, जिस किसी का भी हॉरिजॉन्टल है उसका वर्टिकल जीरो है, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, UY जीरो है, इसलिए UY जीरो पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan cos
sin 30 इक्वल टू √3/2, ऑब्वियसली 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड आ गया। इट्स ओके। अब आपके पास क्या है कि इन दोनों का रिलेटिव लेना है ना, तो आप अगर फाइनल वेलोसिटी भी लीजिएगा तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, g इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, g इंटू टी, और इसका भी फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो g इंटू टी, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी इतना ही रह जाएगा, इसलिए मैं फाइनल वेलोसिटी की चर्चा नहीं करती हूँ। हाँ, अगर दोनों में एक्सीलरेशन डिफरेंट होता तब आपको फाइनल वेलोसिटी का हम ये स्लोप लेते हैं। फिलहाल आपके पास x और y आ चुका है, यहाँ पर आ जाइए। tan अल्फा का आपका ये डायरेक्शन वेलोसिटी रिजल्टेंट, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। ये वेलोसिटी रिलेटिव हो गया, y हो गया, ये वेलोसिटी रिलेटिव हो गया, x हो गया, ये रिलेटिव है, वेलोसिटी रिलेटिव y। तो इस दोनों का अगर हम लोग लेंगे तो ये y हो गया और ये वाला x हो गया, मतलब यही ट्रायंगल हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वेलोसिटी के टर्म में हो जाएगा v रिलेटिव y, v रिलेटिव y डिवाइडेड बाई v रिलेटिव x। v रिलेटिव y आपके पास ये वाला है, कितना है बच्चे लोग, 5√3 है। एंड व्हाट इज द v रिलेटिव x, दैट इज ए 15 वगैरह। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यूज कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20/d, और उस समय tan रिलेटिव आपके पास आ गया √3/3, दैट इज 1/√3। यस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 20 10/d। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई d इंटू √3/3। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10√3 हो गया मीटर, √3 से ये √3 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10√3 मीटर, आपके पास आंसर आता हुआ। तो एक चीज़ आपके पास आ गया कि व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ये वाला डी, जो आपसे रिक्वायरमेंट भी था। अब ये प्रश्न ये उठता है कि वेयर डज इट स्ट्राइक, कहाँ पर स्ट्राइक करता है और कितने देर में स्ट्राइक करता है। अब अगर देर की बात किया जाए, कितने देर में स्ट्राइक करता है, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बच्चे को, ये दोनों का हॉरिजॉन्टल आपको मालूम है, आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पहले ही निकाल चुके हैं। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टावर डी, और वो कितना है, 10√3 है। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, आइए बच्चे लोग टाइम ऑफ कोलिजन की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेशन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, u रिलेटिव along x direction. What is the d, 10√3, that is simple. And what is the relative velocity along the x direction, that is a 15. 5 2s are 5 3s are, so 2√3 divided by 3, that is 2/√3 सेकेंड। तो यही आपके पास आ रहा है 2/√3 सेकेंड। अब यहाँ पर से क्या देखना है हमें कि वेयर डज इट फॉल फाइनली, ये दोनों पार्टिकल कहाँ पर गिरते हैं। तो कोलिजन तो ये पॉइंट पर हुआ और मैं चाहूँ तो इसकी लोकेशन आसानी से निकाल सकता हूँ कि उस समय पर ये पार्टिकल कहाँ पर कोलाइड किया। चलिए मैं उसे भी काम कर लेता हूँ। वेयर डज इट कोलाइड, दैट इज एट ए डिस्टेंस d1। d1 को टारगेट कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, d1 को टारगेट कीजिए। मैं समझता हूँ आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास टाइम आ गया और इसकी स्पीड भी मालूम है कितना है, 10, इस डायरेक्शन में 10 है। तो व्हाट इज दिस d1, d1 इक्वल टू ux, किसके लिए, a के लिए, और टाइम आप ले लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। नाउ व्हाट इज दिस, ये तो आपके पास 10 है और व्हाट इज टाइम 2√3, तो दिस इज इक्वल टू 20√3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वो हमारे पास उतना मीटर आ जाएगा कि ये इतनी दूर पर है d1 डिस्टेंस पर, ये यहाँ पर हुआ, कोलिजन हुआ। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट आफ्टर कोलिजन, कौन सी पार्टिकल कहाँ पर गया, और आपके पास ये पूरे प्रोसेस में क्या दिया हुआ है कि दिस इज ए इनएलास्टिक कोलिजन। मैंने यहाँ पर रखा है, लिख रखा, आप देख सकते हैं, द कोलिजन इज ए परफेक्टली इनएलास्टिक। अगर परफेक्टली इनएलास्टिक है तो क्या होगा, टकराने के बाद वो सिंगल मास बढ़कर आगे बढ़ेंगे। ऐसी जिक्र मैंने आगे के चैप्टर में किया है जहाँ मैं कोलिजन आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं अभी बता दूँ कि जब भी कभी परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो कोलाइडिंग बॉडी डू नॉट सेपरेट ईच अदर, रेदर दे मूव एज ए सिंगल और ए कंबाइंड मास विद अ कॉमन स्पीड। तो उस बात को लेके चलिए। व्हाट इज द, अब इसमें नेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। नेट फोर्स ऑन बोथ द मासेस आर एक्टिंग डाउनवर्ड, सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज ए 0।
अगर फोर्स जीरो लग रहा है तब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, मतलब मोमेंटम बिफोर मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर m, मास तो उसका m है। व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, तो ये आपने दिया ही हुआ, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो m इंटू 10 आ गया, इनिशियली है। अब इसका डायरेक्शन आपका रिवर्स में आ रहा है, ये निगेटिव मैंने इस डायरेक्शन को दिया है तो मैंने निगेटिव लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है। मास कितना है बच्चे को, 2m है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट, 10 cos 60, तो दिस इज 10 एंड cos 60 डिग्री, यहाँ पर आ गया। अब दोनों मास कंबाइन हो गए और लेट अस सपोज इट्स वेलोसिटी इज v। ये क्या हमने लिया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। इन विच डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Why momentum is conserved in horizontal direction only, as I discussed you earlier? There is a net force and that force is acting downward, and so there must be momentum conservation along the x-axis only. अब यहाँ पर जरा सा चेक कीजिए कि ये cos 60 से कट के ये 2 कट जाएगा, cos 60 और ये 2 कटा, m10 कट गया, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो द कंबाइंड मास वेलोसिटी 0, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये गिरेगा कहाँ पर, तो ये यहीं पर गिरेगा। एंड व्हाट इज दिस लोकेशन d1, d1 की वैल्यूज को आप पहले ही क्रॉस कर चुके हैं कि d1 कितनी दूरी पर आ था, 20√3। यस, d1 की डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ 20√3 मीटर, तो दिस इज d1 डिस्टेंस। लोकेशन इसकी एग्जैक्ट कहाँ पर आ गया, लोकेशन किसकी, कंबाइंड मास का, कंबाइंड मास का। ये ठीक जमीन पर नीचे गिरेगा दोनों मास, क्योंकि आपने देखा कि कंजर्वेशन के बाद ना तो ये वेलोसिटी इधर जा पाया ना तो इधर, क्योंकि दोनों का कंबाइंड मास 2m के नीचे सीधे गिर जाता है और इसी पॉइंट पर आता है। तो इसकी d1 डिस्टेंस क्या हो गया, जो मैंने निकाला था 20√3 मीटर, तो ये d1 डिस्टेंस 20√3। इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 × √3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 6.67 × 1.732, दिस इज 11.55 मीटर। इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 11.55 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ और रिलेटिव स्पीड हुआ, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, कि देर इज ए इंक्लाइन एंड देर इज ए बॉल विच इज ए ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ये बॉल की हाइट देखिए h है, एंड दिस इज ड्रॉप्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस, एंड जिस जगह पर ये स्ट्राइक करता है इंक्लाइन सरफेस से, लेट अस सपोज दिस हाइट इज ए h। इसको एडजस्ट किया जा सकता है, आप अगर राइट की ओर जाइएगा, मेरे राइट की ओर जाइएगा तो h की वैल्यू कमने लगेगा, और अगर लेफ्ट की ओर जाइएगा तो h1 का जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वो वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस h इज ऑल टाइम कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है, h वेरी है, क्योंकि आप इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 दिस बॉल इज ड्रॉप्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस इंक्लाइंड सरफेस। ऐसा कंडीशन बन पाता है कि ये बॉल का कंपोनेंट वर्टिकल खत्म हो जाता है, एंड देयर इज ओनली वन कंपोनेंट एंड दैट इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि ड्रॉपिंग करने के बाद, इंक्लाइन सरफेस पर गिरने के बाद बॉल के कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है। लेट अस सपोज देयर इज ए फॉल टाइम t1, कहाँ से, वो टॉप से लेके जो पहली बार इंक्लाइन किया इंक्लाइन सरफेस पर, वहाँ तक का कोलिजन का टाइमिंग t1 है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल बन के प्रोजेक्टाइल मोशन के समान t2 पर गिरता है, सॉरी वो ग्राउंड पर गिरता है, और उस टाइमिंग को मैंने t2 मान लिया। तो कहता है कि फॉर टाइम टू बी मैक्सिमम, वो टाइम ऑफ फॉल जो सबसे ज़्यादा लगे, उसके लिए h/h का रेशियो क्या होगा। ये आप h देख सकते हैं, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट। किस h को वेरी करना है, स्मॉल h को है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, स्मॉल h है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वेरिएबल इज इक्वल टू स्मॉल h, और टाइम t1 प्लस t2 के दोनों को क्या होना है, दिस इज टू बी मैक्सिमम, t1 t2 इज टू बी मैक्सिमम। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आइए, व्हाट इज टाइम t1 फॉर। अगर आपको इनिशियली से ड्रॉप किया गया है तो व्हाट इज s की फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ut प्लस हाफ फ्री फॉल है gt²। कंसीडर डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। मैंने इसमें ये एजम्पशंस ले लिया इस पूरे केस में। व्हाट इज द s, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल क्या है h, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये 0 होगा, प्लस हाफ g की वैल्यू आप कांस्टेंट ही रहने दीजिए, एंड t के जगह पर t1² कर दीजिए। मैं इसलिए t1² दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की फॉल को मैंने t1 टाइम लिया। सो बेशक एनी डाउट आप निकाल सकते हैं, दिस इज 2h/g एंड दिस इज द अंडर रूट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम।
नाउ अब मेरे पास हो गया कि इस जगह पर टकराया है, वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है बिकॉज इट हैज ए कंपोनेंट ux है और ये जमीन पर गिरा, इसलिए अगर मैं ये बात करूं कि ये ux हो गया तो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इसका क्या हो जाएगा, इसी ux मास का व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये जीरो हो जाता है। आप जानते होंगे जिस किसी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ तो उसके वर्टिकल इनिशियली जीरो हो जाएंगे और टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। अब आप इस हाइट को लीजिए, व्हाट इज दिस हाइट, अगर मैं इस हाइट की बात करूं बच्चे लोग तो आप ये हाइट को क्या जानकारी रखते हैं, दिस इज h माइनस एच, चूँकि h टोटल है और ये h ऑलरेडी गिर चुका है तो दिस इज h माइनस एच, और इसकी भी संयोग से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होने के बावजूद भी वर्टिकल जीरो है, तो वो t2 टाइम कैसे निकलेगा, एक बार फिर आप निकाल लीजिए s के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और टाइम करेक्ट है मैंने उसको लिखा। ना व्हाट इज द s, यहाँ पर s की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, h माइनस एच, करेक्ट। ना व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, वन टाइम अगेन जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ g तो वही g रहेगा, एंड दिस टाइम लेट अस कंसीडर t2, सो व्हाट अबाउट t2, सिंपल 2h माइनस एच डिवाइडेड बाई g एंड दिस एंड ऑफ कोर्स अंडर रूट 2h माइनस एच g अंडर रूट, ये आ गया। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशन, क्या कहता है, इस टाइम को जोड़ दीजिए और ये टाइम को कांस्टेंट होना है, तो व्हाट इज t1 प्लस t2, अगर हम दोनों पर ध्यान से दें तो 2hg अंडर रूट और इसमें भी आ जाएगा 2h माइनस एच g और अंडर रूट, दिस टाइम इज टू बी मैक्सिमम, और इसमें वेरिएबल कौन है, ओनली h इज टू बी वेरिएबल। इसका मतलब हो गया कि अगर इस टाइम को मैं कैपिटल T मान लूँ तो कंडीशंस क्या कहता है, dt ये टाइम का जो भी रहेगा और ये किससे, विथ रिस्पेक्ट टू h, h क्यों है, वेरिएबल है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है, इफ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो किसी भी कांस्टेंट का मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो, ये मिनिमा और मैक्सिमा का प्रॉब्लम है। आइए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने में यहाँ क्या कीजिए, 2/g को बाहर कर लीजिए, 2/g, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो रूट h का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 1/2 रूट h हो जाएगा, ये तो आप समझते ही होंगे, रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, हो गया। ये भी रूट 2/g को मैंने इसमें भी कॉमन ले लिया, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, h माइनस एच रूट और 2 हो जाएगा, और चूंकि ये h का वैल्यू में -1 मल्टीप्लायर है इसलिए यहाँ पर -1 मल्टीप्लायर हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ये रूट 2/g का कोई रोल नहीं रहेगा, अब ये कांस्टेंट पूरा आ जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, 1/2 h माइनस एच इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 रूट h हो जाएगा, उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ये रूट से रूट कटेगा, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो h माइनस एच इक्वल टू h हो जाएगा, इसलिए व्हाट इज द h वैल्यू, h इक्वल टू h/2, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल h बाई कैपिटल H, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2, एंड दैट इज योर आंसर। सो एट दिस पोजिशंस पर h इक्वल टू h/2 पर मैंने क्या देखा, h/h जो आपसे कंडीशन पूछा उसकी वैल्यू क्या आ गया, 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, IIT 1982 8 मार्क्स के लिए था, ये मतलब लंबा क्वेश्चन हुआ करता था, हाफ एन आवर इस पर टाइम था, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्लैश किया हुआ वहाँ पर 1982 8 मार्क्स के लिए। क्या कहता है कि लेट अस कंसीडर टू मासेस P and Q are thrown from two different positions A and B, one making with an angle 45 degree from the x-axis and another making an angle 135 from the x positive direction, and from the x negative direction it is again 45 degree. Mass of the P 20 gram and mass from the Q is 40 gram, मतलब mass में डबल है। They are at a separations of 245 meter and both has a initial velocity 49 meter per second as per the given direction. लेकिन इन पूरे प्रोसेस में क्या है कि both the throw is on a vertical plane, same vertical plane, so that if possible there is a collision. और इसमें कह भी रहा है कि there is a collisions. कैसे कोलिजन्स होते हैं और कहाँ पर कोलिजन्स होते हैं ये हमें निकालना है, बट देर इज ए सर्टेनली कोलिजन्स है। आप ये पोजीशन को ध्यान दीजिए, 245 है। अब आप एक काम करते हैं हम लोग कि इसकी ये देखिए कि इसकी रेंज कहाँ पर आता है और इसका रेंज कहाँ पर आता है, दोनों के रेंज को जरा सा चेक कर लीजिए ताकि मैं ये निकाल पाता हूँ कि कोलिजन्स कहाँ पर हो रहे हैं, इससे आपको एक जानकारी मिलती है। तो जैसे ही आप रेंज निकालते हैं किसी भी के लिए दोनों साइड से, तो ये इक्वल टू क्या होता है, u² एंड ऑफकोर्स साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। u का वैल्यू 49 है, तो दिस इज 49 इंटू 49 साइन 2 थीटा, साइन 45 90 मीन्स 1 एंड दिस इज 10। तो ये आपकी रेंज की वैल्यू आ जाती है।
इस रेंज की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज अगेन 245। अब ये 245 मीटर आने का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग कि ये वाला आपको यहाँ पर पार्टिकल आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो कोलिजन्स कहाँ पर आएगा? दोनों के मिड पॉइंट पर आएगा। इसकी मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको एनालाइज करूँ कि ये कैसे करके जा रहा होगा, तो ये ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक यहाँ पर आके गिरेगा, और ये भी पार्टिकल कैसे जा रहा होगा? यहाँ पर से जाते हुए ठीक यहाँ पर। ये पोजीशन पर दोनों का टकराहट हो रहा है। इसकी मास m है और इस साइड की मास है 2m है, क्योंकि ये 20 है 40 ग्राम, इसलिए हम डबल मास को शो कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज 245 है ये कैलकुलेशंस के मुताबिक, तो आपके पास इजीली आ जाएगा। हम लोग इसे 9.8 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन मेरे पास और एग्जैक्ट आ जाएगा। 9.8 ले लीजिए, ये 9.8 से कीजिएगा तो यहाँ पर इसी से वैल्यूज़ कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, और 5 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 245 मीटर आ जाएगा। यस, दिस इज द करेक्ट आइडिया। अब हमारे पास ये है कि चलिए मैं तो मान गया कि दोनों का रेंज सेम है, तो ये दोनों का कोलिजन्स कहाँ पर होगा? ये भी आपके पास स्पष्ट हो गया कि टॉप पर कोलिजन होगा तो ये रेंज बाई 2 हो जाएगा, और ये भी रेंज बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि ये रेंज बाई 2 पर कोलिजन्स ले रहा है। तो जब ये अगर रेंज बाई 2 पर कोलिजन्स ले रहा है तो निश्चित रूपेण ये डिस्टेंस कितना हो गया? अगर हम इसे d1 मान लें तो किस जगह पर d1 हो जाएगा? 245 डिवाइडेड बाई 2, 1, 2, 2 एंड 5, 122.5 मीटर फ्रॉम द आइदर एंड से, बीचों बीच में गिर रहा है। अब ये कहाँ पर कोलिजन्स हुआ? टॉप पर कोलिजन्स हुआ है। चलिए, टॉप पर कोलिजन्स हुआ और इसकी मैक्सिमम हाइट निकालिए, क्योंकि टाइम ऑफ फॉल आपका निकलेगा इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल? एच मैक्स कितना हो जाएगा? वर्टिकल के लिए नाइट निकाल लीजिए। वर्टिकल का मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इस वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा तो 49 इंटू 49, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन 1/√2 है, 1/√2 को कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 9.8 आ जाएगा। 9.8 से एक बार पुनः 5 हो जाएगा, और इसे आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 61, मतलब आ जाएगा 122.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर करेंगे 61.25, तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गया 61.25। अब ये प्रश्न ये उठता है बच्चे लोग कि ये बॉल टकराने के बाद क्या स्थिति है? क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और क्या इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है? वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिटरमाइन करेगा कि टकराने के बाद इसको ज़मीन पर गिरने में कितना वक्त लगता है। अब यही निकालना है, व्हाट इज टाइम t फॉर टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब आपको ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी की क्या। अब आप ये सबसे पहले जब ये कोलिजन टॉप पर हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पास क्या हो गया होगा? अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी टॉप का दोनों का 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0। तो देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका भी है और इसका, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? u, और ये आपके पास आ जाएगा u। दोनों को छोड़ आप एज्यूम करके निकालिए कितना आता है। और कोलिजन्स के बाद ये भी दिया हुआ है इसमें कि आफ्टर कोलिजन द ट्रेसेस, जो m मास है, ट्रेसेस द सेम पाथ आफ्टर कोलिजन। इस क्वेश्चन के मुताबिक है कि जो फर्स्ट कोलिजन के बाद ये जो पार्टिकल्स है ट्रेसेस द सेम पाथ। अगर ये सेम पाथ ट्रेस करेगा, इसको फिगर ले लीजिए यहाँ पर आ जाइए कि बच्चे लोग ये कोलिजन्स के बाद अगर कहता है सेम पाथ है यहाँ पर और ये दोनों कोलिजन्स हुआ, ये मास m है और ये 2m है। कोलिजन्स के बाद इसकी कितना स्पीड होगा? जितना इसका पहले था ना उतना ही बाद में होगा, तभी तो ये सेम पाथ पर ट्रेस आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 49 एंड cos 45 डिग्री। तो ये किस वेलोसिटी से रिटर्न करेगा? 49 cos 45। और ये वाला वेलोसिटी क्या होगा? लेट अस सपोज v। अब इसी v को निकालना है कि वो v कितना आता है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? लेट अस कंसीडर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट मस्ट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। चलिए मैं इसको कंजर्व करके चेक करता हूँ क्या क्या स्पीड होते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों अगर कंजर्व कर रहे हैं तो मेरे पास कैसे आते हैं? पहले आ जाइए, इसके पास मास कितना था? m, और वो किस वेलोसिटी से आ रहा था? 49 cos 45 डिग्री। दिस इज 49 cos 45 डिग्री। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लीजिए। लेट अस कंसीडर दिस डायरेक्शन को जाने वाले को पॉजिटिव मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन में आने वाला स्वतः क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
तो दूसरा उस साइड से वेलोसिटी आ रहा है, उसका कितना मास दिया हुआ है, -2m 49 एंड cos 45 डिग्री। ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। माइनस साइन इसलिए है कि डायरेक्शन अपोजिट में आ रहा है। आफ्टर कोलिजन एक ने उसी पाथ को ट्रेस कर लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, m 49 cos 45 डिग्री। लेकिन वो पाथ किस ओर चला गया, पीछे की ओर चला गया, इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आगे की ओर मान लेते हैं, उसकी मास कितना है, 2m है, और वो वेलोसिटी नहीं जानते, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मास m, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 49 cos 5 डिग्री, उस पार्टिकल उधर से आ रहा है, 2m टॉप की बात कर रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम एंगल 45 डिग्री। आफ्टर कोलिजन इट रिट्रेसेस द सेम पाथ, मतलब उसी पाथ पर आने के लिए उसका ये वेलोसिटी तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो उस पर आएगा, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो चलिए मैंने इसकी लगा दिया 49 cos 45 डिग्री, निगेटिव इसलिए कि उसी डायरेक्शन में, प्लस 2m, उसकी मास 2m है टकराने के बाद, एंड लेट अस सपोज दिस v इज अननोन। अब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये m की वैल्यूज़ को अगर इस साइड लेते आते हैं तब आपके पास क्या हो जाएगा, 2m 49 cos 45 डिग्री माइनस 2m 49 cos 45 डिग्री, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू v, और ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों जीरो हो गया, इसलिए वॉट इज v, जीरो हो गया। सो आफ्टर कोलिजन 2m मास डज नॉट गो राइट साइड, कोलिजन नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, इट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल्स डाउन। तो जहाँ पर टॉप पर स्ट्राइक किया वहीं पर नीचे गिर गया। तो पूछता है वो कितना देर में गिरेगा ऑन द ग्राउंड, दैट इज द टाइम। टाइम ये नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा, टाइम आपको नीचे गिरने का लगा, तो नीचे गिरने का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम। आइए अब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, और ये किस हाइट से गिर रहा है, 61.25। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sy इक्वल टू UIT प्लस हाफ GT²। ये वाला वेलोसिटी 0, क्योंकि कोलिजन के बाद वो नीचे गिर रहा है विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। sy आपके पास मालूम है 61.25 इंटू t डिवाइडेड बाई 10 और अंडर रूट। इस टाइम को जब आप सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू 3.5 सेकेंड आता है। दिस t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। सिंपल सी बात होगा, 10 से कीजिएगा तो 6.25, 12, 3.5, रफली 3.5 के तरह। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक वेक्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया IIT 2019 के 8 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में आया। क्या देता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए A2 वेक्टर 5, द मॉडुलस ऑफ द 2 वेक्टर्स दैट इज अगेन 5, देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वैल्यूज। तो क्लियर कट है कि सबसे पहले आपका A1 और A2 की 5 है, और तो इसको एक्सपेंड कीजिए और तब आगे लिख सकते हैं। हम सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि व्हाट इज A1 प्लस A2 5 का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू A1 प्लस A2 मॉड इक्वल टू अगर 5 दिया हुआ है, ऐसे केस को आपको सबसे पहले मॉड हटा देना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाते हैं। तो व्हाट इज इट्स मॉडुलस की बात किया जाए तो क्या होता है किसी भी वेक्टर का, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 एंड कॉस ऑफ थीटा, ये उसकी स्क्वायर रूट में मॉड की वैल्यू कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, और ये वैल्यू 5 हो सकता है। स्क्वायर और प्लस और माइनस को दोनों को हटाने के लिए मेक स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, तो A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, इसको करेंगे 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2 वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट का सिंपल डेफिनेशंस होता है। अब क्या हो गया बच्चे लोग, A1² और A2² का वैल्यू दिया हुआ है। A1² का अगर आप सिंप्लीफाई वैल्यू लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली A1 3 है, तो A1² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको आप 9 पुट कर दीजिए यहाँ पर। व्हाट इज A2² 25 पुट कर दीजिए। इसे 2A1 A2 कॉस थीटा रहने दीजिए, और मैं इसे 25 यहाँ भी 20, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आराम से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड कॉस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू -9/2, ऑफकोर्स -4.5। ये वैल्यू आ गया आपके पास। आप यहाँ से देख सकते हैं A1 A2 कॉस थीटा, ये वैल्यू उस साइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्या आपके पास आता है, ये दोनों की वैल्यूज पूछ रहे हैं। अब इन दोनों का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का है, तो उसके तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसको तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 A1 आपका दोनों का वेक्टर का जो पार्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि A1 डॉट A1 करते हैं तो A1 स्क्वायर हो जाता है,
उसी तरह से इसको अगर हम लोग सेकेंड से करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, दैट इज -4, और ये हो जाएगा A1 इंटू A2। और ये चूंकि A1 और A2 को डॉट प्रोडक्ट में किया गया इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा। A1 डॉट A2 मीन्स A1 A2 cos थीटा आ जाएगा। चलिए ये पार्ट भी खत्म हो गया। सेकंड पार्ट को कीजिए तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा 9, किस बात का आ गया +9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, A1 A2 cos थीटा। तो यहाँ पर भी A1 A2 cos थीटा आ गया, ये पार्ट आ गया। और अगर इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 -6 A1 A2 cos थीटा, सॉरी A2 स्क्वायर ही हो जाएगा ना, क्योंकि A2 ये भी तो A2 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द पार्ट, आपको इसी की वैल्यू चाहिए था। अब इसमें से एक एक करके सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द आंसर्स। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6, ये भी A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, अगर दोनों से मैं कॉमन ले लूँ तो A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 है और ये 4 है, दोनों में A1 A2 cos थीटा, तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा A1 A2 cos थीटा। अब इसकी वैल्यूज़ को आपको चेक करना है, ये वैल्यूज़ क्या आते हैं और अकॉर्डिंग टू द चॉइस उसमें से आपको चेक करना है। 6, व्हाट इज द A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। व्हाट इज A2 स्क्वायर, दैट इज 25 आ जाएगा। एंड दिस इज 5, व्हाट इज A1 A2 cos थीटा, तो यहाँ से मैंने पहले ही निकाल चुका A1 को A2 cos थीटा इज इक्वल टू -4.5, तो इसको मल्टीप्लायर में आ जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे -4.5। अब इसकी वैल्यूज़ को आपको चेक करना है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो गया इंटू यहाँ पर -16 हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगे, आपके पास 9/2 था, तो अगर मैं 9 से इसको मल्टीप्लाई करिए 5 5 या 25, 22.5, ये वैल्यूज़ आ गया। हाँ ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ में मैं क्या चेक करता हूँ, ये माइनस ही आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि A1 A2 cos थीटा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 96 माइनस 22.5, इसकी वैल्यूज़ को भी आप चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 6 to 8 एंड 9 to 11, और निगेटिव साइन आ गया। तो व्हाट इज दिस वैल्यू -118.5, एंड सो द चॉइस इज यस माय डियर स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन फोकस पर आपका ध्यान दीजिए, मैं अपने यहाँ पर से ध्यान देता हूँ। कहता है कि 2 वेक्टर्स A एंड B सच दैट देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यहाँ पर वेक्टर मैग्नीट्यूड आर इक्वल हो गया, और ये भी दिया हुआ है द मॉडुलस ऑफ A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स द निगेटिव ऑफ A माइनस B मॉडुलस, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, एंड चॉइस में से आपको चूज करना है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम से बेसिक की बात है। इसका आपके पास क्या हो जाएगा +- A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड A डॉट B का मतलब क्या हो गया 2AB cos थीटा, ये जैसे पिछले सवालों में था, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम चीज़ हो गया। और मॉडुलस है तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, और यहाँ पर भी आइएगा तो n लेंगे, इसकी भी क्या वैल्यूज़ हो जाएगी उसी हिसाब से लीजिएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB एंड cos थीटा। ये भी वैल्यूज़ आपके किस में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, और प्लस माइनस दोनों रहेंगे, ये दोनों साइड आ गया। इसकी मॉडुलस का ये फॉर्मेट आ गया, n के मॉडुलस में नहीं है, n तो बाहर में, और दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ वैनिश कर जाएगा। तो अब क्या बचेगा बच्चे लोग, प्लस माइनस दोनों वैनिश करता हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड दिस साइड सिंपल n स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट शुरू कर दीजिए और यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, सिंपल सी बात हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, ये कहता है कि बोथ द वेक्टर्स आर सेम, तो A स्क्वायर B स्क्वायर तो पहले से ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दोनों को करेंगे तो क्या हो गया 2A स्क्वायर, इस दोनों को भी मल्टी सेम में ले लीजिए तो 2A स्क्वायर cos थीटा, इसको भी ले लीजिए तो n स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर को 2A स्क्वायर ले लीजिए माइनस 2A स्क्वायर ले लीजिए, एंड दिस इज cos थीटा। आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना है, रदर थीटा की वैल्यू निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें ताकि इजी में आ जाए, लेट 2A स्क्वायर एज ए कॉमन। अब आपके पास क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक आ गया, ठीक है। इस साइड भी आप आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी 2A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक की तो बात मैंने देख लिया। अब यहाँ पर A स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और आपको थीटा निकालना है। इस थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस cos थीटा, उस साइड चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा।
इसको और भी ज़रा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आपको कॉस थीटा लेना है, इसको इस साइड ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, लेट द कॉस थीटा एज ए कॉमन। अब आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस एन स्क्वायर, इस साइड आ गया। उस साइड चले जाइएगा बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट इज दिस कॉस थीटा वैल्यू, सिंपल वैल्यू हो गया एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट इज थीटा वैल्यू, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज द एन स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपके कई क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब थोड़े से क्वेश्चंस इसके सेट के और बच गए हैं, इसकी वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं। और ये भी मान के चलिएगा कि लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट्स काइनेमेटिक्स के होते हैं, इन्होंने IITs के 45 ईयर्स के सेशन में कवर कर ही चुके हैं। और इसमें चूँकि कन्वेंशनल भी है, एनालिटिकल के भी हैं, इसलिए आपका रेनफोर्समेंट होता है कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए आप इसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए, एक सेल्फ नोट्स भी बना लीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए। ये मेरा थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आ जाता है और उसके साथ ही वो पार्ट पूरा खत्म भी हो जाएगा। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए, गुड लक।